गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और हमने पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की थ्योरी को ख़त्म कर दिया है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने सारे मेरे चैप्टर्स को देख लिया होगा और आपको काफ़ी उसमें समझ में आया होगा। आज मैं आप सभी के सामने एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। पूरे एनसीवीटी पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे जितने मार्क्स होते हैं और जितना समय होता है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का समय होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का पेपर होता है आपका। 15 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो और अगले 15 मिनट में आप उसको OMR पे भर सकते हो। मतलब आधे घंटे में आप पेपर करके बैठ जाओगे अगर आपको 2500 क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने थ्योरी के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस पेपर को सॉल्व अभी ना करिएगा। पहले जाकर सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद पेपर को सॉल्व करें और इवेल्युएट करें अपने आप को कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से, आपको कितने नंबर मिले 50 में से। ठीक है, ईमानदारी के साथ। 25 में से अगर किसी का 15 सही हो रहा है तो 30 नंबर। तो ऐसे करके आप लोग अपना इवेल्युएशन करें जिससे कि आपको फायदा, और मैं ऐसे और मॉडल पेपर निकालता रहूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीक का भूतकाल। अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्पीक का पास्ट टेंस क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कई लोग होते हैं। अच्छा बताइए आप लोग इसमें पहले कि आपका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आसान भी है वैसे, कई लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप बताएं क्या होगा आपके अनुसार। तो मैं बता दे रहा हूं, इसका जो सही आंसर है वो स्पोक है, डी। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये 3 फॉर्म होते हैं। स्पीक प्रेजेंट है, स्पोक क्या है आपका पास्ट है, और स्पोकन क्या है फ्यूचर है। ठीक है, अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इंग्लिश का तो आपको इतना तो पता होगा कि मैंने आपको आंसर कैसे देने के लिए बताया था कि जो आंसर गलत है उसको पहले काट दो। तो आपको मैंने बताया था अगर ई या एस जुड़ता है तो वो प्रेजेंट टेंस ही होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। आईएनजी जुड़ता है तो कंटिन्यूअस होता है, इसको भी गलत कर सकते हैं हम लोग। ए और बी में से कोई एक सही होगा। तो आपने थोड़ा सा सोचो कि स्पीक नाम का कोई एक ऐसा मतलब वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है या सुनने में, या ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही जवाब होगा डी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप रट लो, दोनों में से कोई एक चॉइस। सेकंड क्वेश्चन, माय फादर इज। ये तो बहुत ही सिंपल है, बताइए सभी लोग क्या इसका आंसर होगा। मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं। एक यहाँ पे लगेगा तो एक का स्पेलिंग क्या होता है, अ या एन। तो एन लगेगा क्योंकि ई है। एन किसके किसके आगे लगता है, 5 ऐसे वॉवेल होते हैं जिनके आगे लगता है ए ई आई ओ यू। ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो उनके पहले एन लगता है, तो ई से शुरू है इंजीनियर, तो इसलिए एन लगेगा, अ नहीं लगेगा। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी है उनके क्वेश्चन सब सही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुड स्पेस मैं सोने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बोलेगा। सोने कब जाया जाता है, रात को, मैं बता दूं। ठीक है, तो इसका जो होगा गुड नाइट, डी। गुड नाइट मैं सोने जा रहा हूँ। आफ्टरनून दोपहर में बोला जाता है, इवनिंग शाम को, और मॉर्निंग सुबह बोला जाता है। तो गुड नाइट मैं सोने जा रहा हूँ। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे कई लोग जब शाम में या रात में किसी से मिलते हैं अभिवादन देते वक्त, जैसे अगर हम लोग सुबह अभिवादन देते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग। रात में अभिवादन देते वक्त, मिलते वक्त कभी भी गुड नाइट नहीं बोला जाता है, हम लोग गुड इवनिंग ही बोलते हैं। जैसे रात को 9 बजे किसी से मिलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं गुड नाइट सर, ऐसे नहीं, गुड इवनिंग सर। ठीक, जाते वक्त सोने कोई इंसान जा रहा है तब बोलता है गुड नाइट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गुड बॉय कहने से संबंधित है। गुड बॉय ये नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे गुड बाय है। बाय जैसे बोलते हैं हम लोग, BYE, गुड बाय। ठीक है, अलविदा बोलते हैं इसको। तो
इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो गुड बाय है, अलविदा से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हो? सी यू सून, यू कैन कॉल मी, वेरी वेल। तो अलविदा कहने से संबंधित है, मतलब अलविदा के जैसे ही है। सी यू सून, बी इज द करेक्ट आंसर, जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे। और बाय भी जब आदमी बोलता है तो बाय का भी मतलब ये होता है सी यू सून। गुड बाय का भी मतलब ये होता है कि जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, देखिए और बाकी तो बहुत बड़े आसान है। हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग सही है? अब यहाँ पे सही स्पेलिंग देखना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही स्पेलिंग है सी है, FOOTBALL होता है, ये तो गलत है, FUT नहीं होता है। ठीक है, तो सही स्पेलिंग जो थोड़ा बहुत आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो वहाँ पे देखते रहा करिए, वॉच करते रहा करिए कि हाँ जो स्पेलिंग, जो जनरल टर्म्स है, जैसे फुटबॉल बहुत जनरल टर्म्स है, क्रिकेट बहुत आप लोग देखते हैं टीवी पे, तो आपको ये सब स्पेलिंग पता होना चाहिए, आ जाता है एग्जाम में। अब देखिए 5 क्वेश्चन आए थे आपके इंग्लिश के, अब आप बताइए 5 में से आप कितने कर सकते हैं? कम से कम 2-3 तो खरीद लोगे यार। तो आप इंग्लिश से कभी घबराना नहीं कि नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर में ओएस का मतलब क्या होता है? ओएस इज व्हाट? मैं बता दूं आपका होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कई लोगों को पता होगा। जिन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं जाकर मेरे सारे वीडियोस देखें, मैंने आईटी लिटरेसी में सारा कंप्यूटर कवर किया है, उसमें मैंने बताया भी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आप जाकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल मीडिया साइट है? सोशल मीडिया, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और सामाजिक साइट कौन सी है आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक जो होती है वो सोशल मीडिया साइट के नाम से जानते हो। सी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी आप लोग जानते हैं गूगल क्या है, सर्च इंजन है, विकिपीडिया क्या है, आपको नॉलेज और एक तरीके से ज्ञान बढ़ाने के लिए एक तरीके डेटा सेंटर मान सकते हैं, नॉलेज की चीजें इस पे मिलती हैं। ठीक है, और स्काई स्कैनर क्या होता है? ये एक वेबसाइट है जिसका प्रयोग हम लोग एयरलाइंस टिकट बुक करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्काई स्कैनर क्या होता है? हवाई जहाज की जानकारी देता है कि किस हवाई जहाज का कितना किराया है, और उसके टिकट बुकिंग के लिए करते हैं हम लोग। आठवां जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? एंटीवायरस आप लोग समझते हैं जो वायरस के साथ वायरस से रक्षा करता है, तो आप बताइए। नॉर्टन एक एंटीवायरस है, ए याद रखा करिए इसको। ठीक है, नॉर्टन हो गया आपका, मैकफे हो गया, ठीक है, बिट डिफेंडर हो गया, ये सब आपके एंटीवायरस है। मोजिला क्या है आपका? ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर है, जहाँ जिससे आप लोग इंटरनेट चलाते हैं। लैन का पूर्ण रूप है, ये तो सबको पता होगा, ऐसा तो होगा नहीं जिसको कोई पता नहीं होगा। लैन का पूरा नाम क्या है बताइए आप? लोकल एरिया नेटवर्क। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आसान क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं कंप्यूटर के सीरीज में, जाकर आप देखें, एक एक करके देखें, वीडियो को 3-4 बार देखें, समझ में आ जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पूरे थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी की लिंक आपको वहां मिल जाएगी। एक्सेल में किसी सेल में कोई फार्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है? दिस इज वेरी सिंपल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इज इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को। जब मैसेज वांछित प्रारूप में एनकोड कर लिया जाता है तब इसे, जब एनकोड कर लिया जाता है तब इसे कहलाने वाले माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? मैंने बताया था आप लोगों को, चैनल। चैनल होता है भाई। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो चीज भाई मैं अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग जाकर वीडियो देखें मेरा कम्युनिकेशन का, वहां पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। प्रभावी संचार के लिए के लिए एक और एक रिसीवर होता है। अच्छा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। सेंडर और रिसीवर होता है, सिंपल सी बात है, तो सी आपका सही जवाब होगा। सेंडर और रिसीवर दो होते हैं आपको कम्युनिकेशन में। देखिए बड़े सिंपल होते हैं ये, आपको बस अगर नाम ही याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल ए शून्य का भाग नहीं है? अब मैंने आपको बताया था ट्रिपल ए होता क्या है।
ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल होती है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। ट्रिपल ए का तीनों ए का अलग अलग मतलब होता है। फर्स्ट ए इज एटीट्यूड, सेकंड ए इज एडजस्टमेंट, और एक होता है अटेंशन। तीन ए होते हैं, अटेंशन, एडजस्टमेंट और एटीट्यूड। तो आप देखिए, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, तो ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान आकर्षण, ये भी गलत हो गया। एक का मतलब है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है आपका अवस्था, ठीक है। अवस्था मतलब जैसी जैसे उसकी अवस्था है, एटीट्यूड जैसा वो करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अवशोषण जो होगा इसका भाग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक गीगा बाइट के बराबर होता है, एक गीगाबाइट के बराबर होता है। तो आप गीगाबाइट क्या होता है, जीबी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीबी, ठीक है। जीबी, गीगाबाइट। तो पहले तो जीबी को भाई आप बदलोगे एमबी में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बदलोगे आप किससे, एमबी में। तो एमबी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1024, तो 1024 हो गया हमारा, ठीक। फिर एमबी को बदलोगे आप किसमें, केबी में, तो फिर से आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1024 से, तो ये हो गया हमारा एक और। फिर केबी को बदलोगे किसमें, बाइट में, क्योंकि भाई बाइट में पूछ रहा है ना, देखो ना भाई सब बाइट में ही आंसर दे रखे हैं। तो फिर बाइट में बदलोगे, तो फिर किसी एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 1024 से। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, सी इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एक जीबी में 1024 एमबी होता है, और एक एमबी में 1024 केबी होता है, और एक केबी में 1024 बाइट होता है। नैतिकता क्या है, धारणा है, किसकी धारणा है। नैतिकता मतलब होता है कि आपका लाभ और हानि है, वित्तीय और अवित्तीय है, क्रेता विक्रेता, सही गलत होता है, उसी को बोलते हैं एथिक्स। मतलब बोलते हैं ना कि नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी, आपको पता होना चाहिए सही गलत क्या है। तो डी इसका सही गलत ऑप्शन है इसका, डी इसका सही जवाब है। एथिक्स को हम लोग नीति शास्त्र भी बोलते हैं। नीति शास्त्र क्या कहलाता है, जो सही और गलत की पहचान कर सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी उद्यमी के असफल होने का क्या कारण है, कड़ी प्रतिस्पर्धा, अधिक व्यय, उत्पादन का उच्च दर, सभी। उत्पादन का उच्च दर, सभी। देखिए, जो कोई अगर एंटरप्रेन्योर है वो असफल हो जाता है, किस लिए असफल हो जाता है, ये एक्चुअली ये तीनों मार्केट की अवस्थाएं हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा उसका अगर व्यय हो रहा है एंटरप्रेन्योर का, तो भी वो असफल हो जाएगा। और मार्केट में उत्पादन का उच्च स्तर है, बहुत ज्यादा उच्च स्तर, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये सभी कारक होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ट्रिकी था, कोई बात नहीं, आप इसको समझ ले, थोड़ा सा आसान भी है। अगर आप इसको अच्छे से थ्योरी मेरा देखें हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। डीआईसी का पूर्ण रूप क्या है, डीआईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जिला उद्योग केंद्र इसको हिंदी में बोलते हैं। भागीदारी में कितने सदस्य होते हैं, भागीदारी क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं वो लोग, ठीक है। तो दो या दो से अधिक इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा आकस्मिक जोखिम है, आकस्मिक जोखिम, अचानक जोखिम, आग भी आकस्मिक जोखिम है, मशीन पर काम करने के दौरान भी एक आकस्मिक जोखिम है, घायल हो जाना भी, सभी होगा। तो डी इसका सही जवाब होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, 19वें का डी होगा। सबसे विकसित देश कौन सा है, सबसे विकसित देश कौन सा है इसमें बताइए। एक बात मैं बता दूं, इसमें सारे विकसित देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित देश कौन है, मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक, आपको याद हो अगर, एच डी आई। एच डी आई मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। आप जाकर उसको पढ़ लें, मेरे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये एक संस्था है जो 0 से लेकर 1 रेटिंग देती है। जिसकी रेटिंग 1 के ज्यादा करीब होगी, 9 से ऊपर है तो वो ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो यहाँ का सही जवाब है सी। मैं बता दूं यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेटिंग है वो स्विट्जरलैंड की है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू, ये तो बड़ा ही आसान है, जुलाई 1924
सभी को पता होगा ये, जो क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू हुआ था जुलाई 1924 को लागू हुआ था। गुणवत्ता का क्या अर्थ है? 22 गुणवत्ता का अर्थ है, तो इसमें आप शून्य त्रुटि देखिए भाई, शून्य त्रुटि किसी में नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगा ही होगा, तो ये तो गलत है। जरूरत के अनुरूप, हाँ जितना जरूरत है उसके अनुरूप ये गुणवत्ता होती है। उत्पादक के लिए एक मानक निर्धारण, ये भी उसका काम है। तो बी और सी दोनों इसके सही जवाब होंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। कौन सी एक अनवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब जो नई नहीं है। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब देखो मैंने आपको दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ाई थी, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत। परंपरागत मतलब जो पुरानी है, जिनको समझ में नहीं आ रहा जाकर मेरे वीडियो देखें, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं। जो पुरानी ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम लोग परंपरागत, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीजें क्या है हमारे परंपरागत, जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अपरंपरागत, जैसे हमारे आपके बायोमास हो गए, आप जल से उत्पन्न जो ऊर्जा करते हैं हम लोग, वायु से जो उत्पन्न ऊर्जा करते हैं, वो क्या है हमारे अपरंपरागत। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीनीकरण। नया है ये, नया। अनवीनीकरण जो पुराना है, तो पुराने में कौन सा है, कोयला है यहाँ पे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बस नाम का थोड़ा सा अंतर है, उसी को बोलते हैं हम लोग। परंपरागत को ही हम लोग अनवीनीकरणीय बोलते हैं, और गैर परंपरागत को ही नवीनीकरणीय बोलते हैं। नवीनीकरणीय दो प्रकार की ऊर्जा होती है ये। तो मेरे वीडियो जाके देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो ये थोड़ा सा नया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको याद रखना है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशों से भारत में या अपने देश में जो निवेश होता है उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पुलिस फिल इन द ब्लैंक्स परत नष्ट हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका बी जवाब सही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने इस जो 25 क्वेश्चन है, मेरे आंसर बताने से पहले आपने आंसर इसका बता दिया होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको इसका एग्जाम देना है, मतलब जैसे आपको लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर लो। जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज कर लो। बाद में अगर कभी आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को देख लो, फिर उसका तुरंत आंसर दे दो, फिर वीडियो को चालू कर दो, मेरे आंसर से मिलाओ। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियो आपको और लाता रहूंगा इस पे, मॉडल पेपर के। ठीक है, 3-4 मैं जरूर लाऊंगा, 3-4 तो मैं बनाऊंगा कम से कम मॉडल पेपर आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कैसा आपको मेरे वीडियोज आपको लग रहे हैं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने इस फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे कि उनकी तैयारी हो सके। ठीक है, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर जो मेरा लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इधर मैंने आपको प्लेलिस्ट लगा दी है, पूरे इसमें थ्योरी की वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी की प्लेलिस्ट है ये। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।